हाय दोस्तों, सी टेट पेपर 2 एसएसटी की जो है सभी प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी की है। इसमें सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही एग्जाम्स के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस ना कीजिएगा। सभी का सभी वीडियो जाकर के वॉच कर लीजिए ताकि आपका एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज ये हिस्ट्री की क्लास 8 है। इससे पहले हम लोगों ने टोटल 7 क्लास कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह सभी का वीडियो जो है वो लगातार आते जा रहा है, तो आप लोग एक भी वीडियो को मिस ना करें, जाकर के सभी वीडियो वॉच कर लीजिए। ठीक है, आज का आपके लिए जो यहाँ पर सवाल है, आपको यह आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। देखिए, आज का आपका सवाल है यहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। ठीक है, इसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है। जिनका भी आंसर सच होगा, सही होगा, मैं उनका जो आंसर जो है पिन कर दूंगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो देखिए तराइन का जो है वो 2 युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। तो पहला जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1191 में। ठीक है, इसमें पृथ्वीराज जो हैं, इन पृथ्वीराज तृतीय जो हैं इसमें जीत गए थे, विन हो गए थे इसमें। लेकिन जो गौरी है इसमें हार गया था और ये चला गया था अपने देश वापस। लेकिन कुछ सालों बाद जो है, मतलब फिर से अगले साल जो है वो वापस आया, और इसमें जो पृथ्वीराज जो गौरी है, पृथ्वीराज जो चौहान जी हैं, वो गौरी को यहाँ पर क्षमादान दे दिया था। लेकिन जब अगली बार जो सेकेंड तराइन का युद्ध 1192 हुआ था, उसमें जो है गौरी छल से जो है इसमें पृथ्वीराज की हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1191 में। किनके मध्य हुआ था, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, इससे 2 क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय, दोनों उन्हीं के बीच हुआ था, पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के बीच में। लेकिन पहला जो है पृथ्वीराज जीते थे और सेकेंड वाला गौरी जीता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देख पा रहे होंगे, प्रशस्ति की रचना क्यों की जाती थी। तो देखिए, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना, बढ़ा चढ़ा करके लिखना। तो देखिए, उस समय जो राजाएं हैं या अमीर लोग जो हैं, व्यापारी लोग जो हैं, अपने बारे में कवियों के द्वारा जो है वो यहाँ पर बढ़ा चढ़ा के कविता के रूप में जो है वो प्रस्तुति लिखवाया करते थे, जिसका मतलब होता है अपना प्रशंसा करवाना, अपनी प्रशंसा करना, या खुद जो है कवि राजा के दरबार में राजाओं का प्रशंसा करते थे और उनको इनाम दिया जाता था। ठीक है, तो प्रशस्ति की रचना क्यों की जाती थी। तो देखिए, प्रशस्ति की रचना तो मैंने बता दिया क्यों की जाते थे। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो राजाओं की प्रशंसा के लिए जो है वो लिखा जाता। कौन लिखते थे, ये ब्राह्मण लोग लिखते थे। कौन लिखते थे, ब्राह्मण लोग, ये द्वारा इनका रचना किया जाता था। मतलब अधिकतर जो कवि वो ब्राह्मण ही होते थे, तो ब्राह्मण लोग ही जो है वो लिखते थे प्रशस्ति। ठीक है, तो प्रशस्ति की रचना क्यों की जाती थी मैंने बता दिया, किनके द्वारा किया जाता था, तो ब्राह्मण और वहाँ के कवियों के द्वारा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है आपको ज़रूर से ज़रूर बताइए। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच तो करते हैं, लेकिन लाइक जो है वो कभी नहीं करते, जिसका यहाँ पर जो रीच है, वीडियो का रीच है, वो ज़्यादा नहीं हो पाती है, ज़्यादा लोगों के पास नहीं पहुँच पा रही है। तो कृपया दोस्तों, आपका यहाँ पर मुझे सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए और उसको लाइक ज़रूर एक बार कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करके सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए। आप ही का चैनल है दोस्तों, मैं आपको लगातार आपके लिए जो है वीडियो बनाते जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ला रहा हूं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि पांडुलिपि का अर्थ क्या होता है। पांडुलिपि का अर्थ होता है जो हाथ से लिखा जाता है। हाथ से जो पहले कविता, कहानी, जो भी गद्य पद्यांश जो भी लिखा जाता था उसको बोलते हैं पांडुलिपि। ठीक है, तो पांडुलिपि का अर्थ क्या होता था और मैंने बता दिया। तो पांडुलिपि जो हाथ से लिखा जाता था, और इसका प्रयोग कैसे रंग से होता था, तो चटक रंग से होता था। कैसा, चटक रंग, मतलब जिसमें ज़्यादा गहरा डार्क जो है उसमें कलर का यूज होता था। ठीक है, और इसमें क्या चीज़ होता था, दरबार का दर्शन, लड़ाई, शिकार, इसमें लिखा जाता था पांडुलिपि में। ठीक है, ये इसका जो कलर होता था चटक होता था, और इसमें क्या क्या चीज़ का वर्णन होता था, तो दरबार में जो भी वहाँ पर काम होता था उनका दर्शन दिखाया जाता था, लड़ाई उस समय का दिखाया जाता था, और उस समय का जो शिकार जो करते थे उनका भी वहाँ पर वर्णन किया जाता था। किसमें, पांडुलिपि में। ठीक है, तो पांडुलिपि में क्या होता है, किस तरह का उसमें वर्णन होता है, सभी मैंने यहाँ पर विश्लेषण कर दिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि विलय नीति क्या थी। तो देखिए, विलय नीति क्या थी, डलहौजी नाम का एक वायसराय था जो 1848 में इसने क्या किया, उस समय के जो राजाओं थे, तो राजा का जो अगर कोई पुत्र ना हो, मान लो कोई एक राजा है जिसका अपना कोई पुत्र नहीं है, ठीक है, तो उसका जो राज्य था वो हड़प लेता था।
ठीक है। हड़प का मिला के किस में मिला देता था, अंग्रेज साम्राज्य में मिला देता था, जो भी ब्रिटिश साम्राज्य था उसमें मिला देता था। तो इसी तरह जैसे कि झांसी की रानी इसी के लिए 1857 में वो भी युद्ध किए थे, क्योंकि उनका जो पुत्र था वो दत्तक पुत्र था, इसके कारण उसने वहाँ पर इसको भी राज्य को, झांसी के जो ग्वालियर था उसको भी हड़प नीति में मिला लिया था। ठीक है। तो यहाँ पर हड़प नीति कब लागू हुआ था, 1848 में। किसके द्वारा हुआ था, डलहौजी के, और इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी बोला जाता है। हड़प नीति को विलय नीति भी बोलते हैं, जो यहाँ पर क्वेश्चन में है। विलय नीति को हड़प नीति और व्यापगत की नीति भी कहा जाता है। तो ठीक है, कब हुआ था, 1848 में। किसके द्वारा किया था, डलहौजी के द्वारा। ठीक है। और इसी से एक सवाल आता है कि विलय नीति में सबसे पहले किस राज्य को, किस जगह को मिलाया गया था उसमें। तो देखिए, सबसे पहले जो सतारा जो था, सतारा नाम का जगह जो महाराष्ट्र में है, उसको मिलाया गया था। ठीक है। 1848 में सबसे पहले सतारा को ही मिलाया गया था हड़प नीति के या विलय नीति के दौरान। ठीक है। और इससे एक और क्वेश्चन आता है कि 1857 का जो क्रांति हुआ था उसमें वो जो क्रांति का कारण में से एक कारण ये भी था, ये विलय नीति। इससे क्या था, उस समय के जो राजाओं थे वो बहुत इससे परेशान थे, जिसका कारण ये युद्ध में उनका गुस्सा फूट पड़ा था। ठीक है। तो 1857 की क्रांति में विलय की नीति का भी एक कारण था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मैं जो भी विश्लेषण करता हूं दोस्तों, उसको आप ज़रूर से ज़रूर जो है क्वेश्चन को अपने नोटबुक में मेंशन कीजिएगा, क्योंकि ये एक क्वेश्चन के द्वारा 4 से 5 क्वेश्चन बनता है, जो आपको एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद सैनिकों की भर्ती किसकी हुई। तो देखिए क्या हुआ, 1857 में जो विद्रोह हुआ, इसमें जो है अधिकतर उत्तर भारत के जो भी राज्य थे उनके सैनिक इसमें भर्ती थे पहले, लेकिन जैसे 1857 क्या क्रांति 1858 में समाप्त हुआ यहाँ पर। ठीक है। 1857 के युद्ध जो है वो शांत हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ, इनके जो सैनिक थे, अंग्रेज के सैनिक, उसमें अब जो है बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये सब के जो सैनिक थे उनको भर्ती ना करके अब जो है उसमें किनको भर्ती किया गया, उसमें सिक्किम का गोरखा जो सैनिक थे वो सिख और मराठा, ये 3 से 4 जो हैं इनके जो सैनिक थे उनको अब भर्ती किया गया, क्योंकि अगर दोबारा इन लोगों को भर्ती करते, इन जगह के लोगों को, तो फिर से कहीं ना कहीं डर था कि ऐसा जो आंदोलन है फिर से शुरू हो जाए। इसीलिए जो है उन्होंने क्या किया, 1858 में मराठा, सिख और गोरखा, ये सब पुलिस जो है वो सैनिक जो है उनको यहाँ पर भर्ती किया गया। ठीक है, ताकि दोबारा ऐसा युद्ध ना हो। इससे एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जाता है कि 1857 के समय भारत का वायसराय कौन था। तो उस समय भारत का वायसराय जो है वो कौन था, कैनिंग था। कौन था, कैनिंग था। कैनिंग के ही समय में जो है 1857 का रिवोल्ट हुआ था। ठीक है। और ये 1857 क्रांति खत्म कब हुई थी, 1858 में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा के खिलाफ कौन थे। तो देखिए, सती प्रथा का उस समय जो खिलाफ थे वो थे राजा राम मोहन राय। राजा राम जी जो थे वो यहाँ पर उनके खिलाफ थे। तो सती प्रथा जो है वो हुआ था 1829 में बंद यहाँ पर। ठीक है। सती प्रथा का अंत कब हुआ था, 1829 में। तो 1829 में जो है सती प्रथा का अंत हुआ था। तो राजा राम जी ने खुद तो किया नहीं होगा, तो क्योंकि वो तो कुछ थे नहीं, सिर्फ वहाँ पर विरोध कर रहे थे। तो किनके द्वारा कराया गया था, तो उस समय के जो थे वहाँ पर वो थे विलियम बेंटिंक जो वायसराय थे वहाँ पर, विलियम बेंटिंक, उनके द्वारा ही जो है राजा राम जी ने सती प्रथा का जो है यहाँ पर खात्मा किया था, बंद किया था। तो सती प्रथा का जो है खिलाफ जो है बंद हुआ था। सती प्रथा का अंत कब हुआ था, 1829 में। किसके द्वारा हुआ था, राजा राम मोहन जी के द्वारा। किसने करवाया था, विलियम बेंटिंक ने। ठीक है। विलियम बेंटिंक के द्वारा राजा राम जी ने 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन है कि विधवा विवाह कब शुरू हुआ था। विधवा विवाह जो है वो शुरू हुआ था 1856 में। किसके द्वारा, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो है 1856 में विधवा विवाह जो है वो शुरू किया गया था। ठीक है। सती प्रथा का अंत 1829 में और विधवा विवाह का शुरुआत कब हुआ था, 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। ठीक है।
सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसीलिए आप सभी को अच्छी अच्छी जो है सभी को जो है नोट जरूर कीजिएगा अपने नोटबुक में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। तो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो हुआ था 1907 में। कब हुआ था? 1907 में कांग्रेस विभाजन हुआ था 1907 में। कौन से अधिवेशन में? तो ये था वो सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन 1907 में क्यों हुआ था कि देखिए उस समय जो है यहाँ पर पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में दो विचारधारा के लोग थे, एक गरम दल एक नरम दल। एक बोल रहे थे कि नहीं हम अपने बात से आंदोलन से जो है मतलब शांतिपूर्वक आंदोलन से जो है भारत को आज़ादी करेंगे, और एक था नहीं अंग्रेज जो है वो बातों से मानने वाले नहीं है, उनको युद्ध से ही मार के या मार पीट के ही जो है लड़ाई के द्वारा ही जीता जा सकता है, उन्हीं के भाषा में जीता जा सकता है। वो थे गरम दल। ठीक है, तो दो भाग में जो है विचारधारा जो है वही जो सूरत अधिवेशन 1907 हुआ था उसी में ये दोनों भाग बट गया था। एक का नाम हो गया गरम दल और एक हो गया नरम दल। तो गरम दल में कौन कौन आते हैं? देखिए गरम दल में आता है आपने सुना होगा लाल बाल पाल, लाल बाल और पाल। तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बिपिन चंद्र पाल और बाल से बाल गंगाधर तिलक। ये सब जो सुभाष चंद्र बोस ये सब जो थे गरम दल से आते थे, और नरम दल में दादा भाई नौरोजी, गांधी जी ये सब जो है नरम दल में आते थे। ठीक है, तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। 1907 में कहाँ के अधिवेशन में? सूरत के अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, इसके बाद इसी में एक क्वेश्चन आता है कि जब ये विभाजन हुआ था तो ये वापस कब मिला, मतलब दोबारा कब इनका मिलन हो गया? तो देखिए जब 1916 में लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, लखनऊ अधिवेशन, तो इसमें जो है ये दोनों दल वापस इसमें मिल गया। 1916 में गरम दल और नरम दल दोनों वापस इसमें मिल गए। इसी में एक और क्वेश्चन आता है कि इन दोनों के साथ किसका एक और पार्टी का इसमें विलय हुआ था? तो इसमें जो है मुस्लिम लीग का जो पार्टी था, मुस्लिम लीग का पार्टी, वो भी इसमें यहाँ पर इसका मिक्स हो गया था, मतलब मिल गया था। तो कांग्रेस विभाजन हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन में। वापस कब मिला दोबारा? तो ये मिला था वापस 1916 में। कहाँ? लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग पार्टी यहाँ पर मिल गया था। कांग्रेस का यहाँ पर विभाजन दोबारा रुक गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पहला भारतीय जिसने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो देखिए कहने का यहाँ पर क्वेश्चन है, पूछ रहा कि कौन ऐसा भारत का पहला व्यक्ति है, या जो भी महिला हो पुरुष हो जो भी हो, तो वो कौन थे जो सबसे पहले यहाँ पर अपना ध्वज फहराया था? तो देखिए मैडम विकाजी कामा जो हैं उन्होंने जो है सबसे पहले जो है वो क्या किया था? मैडम विकाजी कामा झंडा फहराया था, जिसको राष्ट्रीय ध्वज बोलते हैं। राष्ट्रीय ध्वज फहराए थे कब? 1907 में। ये क्या थी? एक महिला थी। ठीक है, तो पहली महिला थी या पहली भारतीय जिनको बोलो पहला भारतीय थी मैडम विकाजी कामा। 1907 में झंडा फहराए थे। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज फहराए थे। तो ये कहाँ फहराए थे? तो ये फहराए थे जर्मनी के स्टुटगार्ड नाम का एक जगह था, वहीं पर जो है इन्होंने जो है क्या किया? झंडा को फहराया था। ठीक है, तो क्वेश्चन है सबसे पहला भारतीय कौन थे जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो वो थे मैडम विकाजी कामा। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ड में जो है उन्होंने ध्वज को फहराया था। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये डायरेक्टली आपको एग्जाम्स में देखने को कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं कि बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था। देखिए एक क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, अब एक क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, मतलब विभाजन जो है फिर से हटा दिया गया था कब। तो देखिए तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बंगाल विभाजन हुआ कब था। तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। किसके द्वारा हुआ था बंगाल विभाजन? वो हुआ था कर्जन के द्वारा। किसके? कर्जन के द्वारा। कब हुआ था ये भी सवाल आता है। तो 16 अक्टूबर 1905 में। 16 अक्टूबर 1905 में जो है बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा। वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल अभी वेस्ट बंगाल ही है, लेकिन ईस्ट बंगाल जो है अभी क्या हो गया है? बांग्लादेश हो गया है। ठीक है, बांग्लादेश। तो बंगाल विभाजन यहाँ हो गया कहानी। अब बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? तो देखिए बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था?
ये बंगाल विभाजन, तो देखिए ये 1911 जो है वो हार्डिंग के द्वारा, हार्डिंग द्वितीय जो था, हार्डिंग द्वितीय के समय में जो है वो बंगाल विभाजन रद्द हुआ, क्योंकि जॉर्ज पंचम जब यहाँ पर आने वाले थे और एलिजाबेथ वहाँ दिल्ली दरबार जब लगा था, तो उसी समय जो है वहाँ पर क्या हुआ था, बंगाल विभाजन का भी यहाँ पर रद्द कर दिया था, और बंगाल और बिहार का भी यहाँ पर विभाजन हुआ था, 2 भागों में यहीं पर बटा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, बंगाल विभाजन का रद्द मतलब हटा कब दिया गया था, 1911 में। किसके समय, हार्डिंग द्वितीय के समय में। ठीक, बंगाल विभाजन हुआ किसके समय था, कर्जन के समय 1905 में, और बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया, 1911 में, हार्डिंग द्वितीय के समय में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था। तो देखिए सबसे पहले मुजफ्फरपुर बम कांड जो है वो हुआ किन के द्वारा था, तो ये किया था प्रफुल्ल चक्र ने, प्रफुल्ल चक्र ने और खुदीराम बोस ने, खुदीराम बोस ने। इससे एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे कम उम्र में सबसे पहले फांसी चढ़ने वाले कौन थे, तो यही खुदीराम बोस ही थे, जिनको सबसे पहले फांसी जो है वो मिला था क्रांतिकारी को। ठीक है, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी जो है वो दोनों ने ही मुजफ्फरपुर बम कांड किया था, कब, 1908 में। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर बम कांड जो है किनके द्वारा किया गया था, तो प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस, कब हुआ था, 1908 में। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक रिक्वेस्ट आखिरी में है कि अगर आपको वीडियो कैसा लग रहा प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को आपकी ज़रूर सपोर्ट चाहिए, इसलिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में इसको चैनल के बारे में ज़रूर बताइए, आप भी ज़रूर से ज़रूर इसको सपोर्ट कीजिए। इसी तरह जो है अब मिलते हैं अगली वीडियो में। ये क्लास था हिस्ट्री का, अब अगला वीडियो आएगा पॉलिटी का, इसके बाद जियोग्राफी का। सभी का जो है अलग से यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप जाकर के सभी वीडियो को वॉच कीजिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट जरूर करते चलिए, क्योंकि एग्जाम्स के समय में जो ज़्यादा टाइम रहता नहीं, तो आपके पास नोट्स रहेगा तो आप जल्द से जल्द उसको रिविजन कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप इसी तरह अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।